लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावरकर जी ने ये डिसीजन तो ले लिया था कि हमें पूरी ज़िंदगी आज़ादी के लिए गुजारनी है। ये उनका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था महाराष्ट्र में आया हुआ प्लेग, जिसकी तबाही से वो बहुत ही इमोशनली अंदर से हिल गए थे। पर ये सोचना कि आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करनी है और एक्चुअली में वो कर पाना, इसके बीच में बहुत बड़ा एक गैप होता है जिसके लिए रिक्वायर्ड है बहुत प्लानिंग स्ट्रैटेजी। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस एपिसोड में कि कैसे सावरकर जी ने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया और कैसे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जिसने भारत में क्रांति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दैट विद योर फ्रेंड्स जिन्हें इस तरीके के टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। सावरकर जी का ने अपना क्लास 10th पास कर लिया था विद फर्स्ट डिवीजन और अब उनका एडमिशन हो चुका था बॉम्बे के फर्ग्यूसन कॉलेज में, जो आज भी इंडिया का वन ऑफ द बेटर कॉलेजेस में से एक है। फर्ग्यूसन कॉलेज में आने के बाद उन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने ओथेलो का मराठी ट्रांसलेशन में किया हुआ प्ले में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने पोएट्री में पार्टिसिपेट किया और डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया और साथ ही इसमें बहुत सारे प्राइजेस भी उन्होंने जीते। पर साथ ही साथ उन्होंने जो अपना लक्ष्य अपने मन में रखा था कि भारत की पूर्ण आज़ादी, उसके तरफ भी उन्होंने अब कदम उठाना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पर आकर के एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था अभिनव भारत। ये एक सीक्रेट सोसाइटी था जिसका पर्पस जब बाद में उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बताया था टू क्रिएट एन आर्म रिबेलियन एंड टू एलिमिनेट ब्रिटिश कंप्लीटली आउट फ्रॉम इंडिया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा करने के लिए, ब्रिटिश से संघर्ष करने के लिए कांग्रेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो फिर ऐसे नए ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत है। ये मानना था कि ब्रिटिश जो है वो एक पॉइजनस ट्री के जैसा है और कांग्रेस अपने प्रेयर्स एंड पिटिशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के मेथड से इस पेड़ के कुछ टहनी और पत्ते ही काट पा रही है, जबकि रिक्वायरमेंट ये है कि इस पेड़ को पूरे जड़ से उखाड़ दिया जाए, जिसके लिए एक फोर्स का ज़रूरत है। और इस फोर्स को संगठित करने के लिए उन्होंने अभिनव भारत का नींव रखा। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बना देना तो बहुत सिंपल है, पर उसको सस्टेन करने के लिए कुछ एलिमेंट्स चाहिए। जैसे आपको एक बिल्डिंग बनाने के लिए पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ जो चाहिए वो है आइडियोलॉजी। तो इनकी आइडियोलॉजी थी यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी का सिंपल मायने में अगर देखा जाए तो ये फिलॉसफी ये कहती है कि इफ़ यू आर स्ट्राइविंग फॉर अ ग्रेटर गुड, यानी अगर आप समाज में की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं और जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो, तो उसको अचीव करने के लिए आप जो भी तरीका अपनाएं वो तरीका सही ही माना जाएगा। वेस्ट में इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया था कि जनक थे बेंथम और मिल, और भारत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी फिलॉसफी को पेट्रोनाइज किया था। आइडियोलॉजिकली सावरकर बहुत करीब थे गैरिबाल्डी एंड मजीनी के। अब यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन आता है कि लोग गैरिबाल्डी और मजीनी को अक्सर हिटलर का से जोड़ करके देखते हैं और इसलिए लोग कह देते हैं कि सावरकर जो थे एक फैसिस्ट से। अब देखिए, गैरिबाल्डी और मजीनी और हिटलर, इसको कंपेयर करना एक तरीके से पिज़्ज़ा और जलेबी को कंपेयर करना जैसा है। गैरिबाल्डी और मजीनी की इटालियन हिस्ट्री में वो पोजीशन है जो कि भारत की हिस्ट्री में भगत सिंह की है। वो एक नेशन यूनिफायर और नेशन बिल्डर थे और सावरकर उनसे ही प्रभावित थे, उनके सीक्रेट सोसाइटीज़ से प्रभावित थे। इनफैक्ट अभिनव भारत जो है वो एक वर्जन था यंग इटली का जो उन्होंने बनाया था टू क्रिएट रिवॉल्यूशन इन इटली। सोसाइटी बनाने के बाद सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो आता है रिक्रूटमेंट का। वो ना सिर्फ गोरे बल्कि जो भारत के भी ऐसे लोग हैं जो घर का बेदी लंका ढाई टाइप वाले लोग हैं, वो भी इसमें काम करते थे। और अगर आप गलती से एक एजेंट भी रिक्रूट करते हैं तो क्या होता है कि आपका पूरा सीक्रेट सोसाइटी का सीक्रेसी ही खत्म हो जाएगा। तो रिक्रूटमेंट इज़ अ वेरी टफ टास्क। और यहाँ पे देखिए कितना शातिर दिमाग उन्होंने लगाया। वो क्या करते थे कि कांग्रेस की जो प्लेनरी होती थी, यानी कि हर साल का जो एनुअल समिट होता था, वहाँ पे चले जाया करते थे। वो जानते थे कि कांग्रेस का जो तौर तरीका काम करने का बड़ा स्लो सा है और बस रिफॉर्म्स और पिटिशंस, मतलब थोड़ा हमारा सैलरी बढ़ा दो, पेंशन बढ़ा दो, थोड़े और भारतीय लोगों को गवर्नमेंट जॉब दिला दो, इसी के अराउंड सीमित है। तो जो यंग लोग वहाँ पर आते थे, जो काफ़ी सोचते थे कि कुछ एक्साइटिंग काम होगा, कुछ रिवॉल्यूशनरी वर्क होगा, वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते थे। तो इनका काम होता था कि वहाँ बैठ के ऐसे ऐसे लोगों को स्पॉट करना और धीरे धीरे उनसे नेटवर्क बिल्ड करना। जी अरबिंदो घोष का रिक्रूटमेंट किया, एस एन बनर्जी का रिक्रूटमेंट किया और वी चिदम्बरम पिल्लई का रिक्रूटमेंट किया। चिदम्बरम पिल्लई आगे जा करके मद्रास अपराइजिंग के बहुत बड़े नायक बने और अरबिंदो को तो हम सभी जानते हैं, वो एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी, साथ में कल्चरल रिफॉर्मिस्ट भी थे। उनका अरबिंदो आश्रम जो आज पांडिचेरी में है, वो काफ़ी वर्ल्ड रिनाउंड आश्रम है जो उन्होंने बनाया था। अब आता है तीसरा चैलेंज, वो है
आपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, लोगों को ले लिया, पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? देखिए, आप मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे जो व्यूअर्स होंगे उसमें बहुत सारे लोग आज कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे होंगे, जहाँ पे एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक CEO होता है, उसके नीचे कुछ मैनेजर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, उसके नीचे एक सीक्रेट सोसाइटी में आप इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं रख सकते हैं। रीजन बीइंग कि अगर एक भी आदमी पकड़ा जाता है तो उसके थ्रू पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पोल पट्टी खुल जाएगी। तो इसलिए एक नया तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया, जो कि ऑटोनॉमस यूनिट बनाए गए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। इस यूनिट में बहुत सारे लोग थे, पर जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। हालांकि इन सबका एक लीडर हुआ करता था और सारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते थे। तो इस तरीके से वो अपने सोसाइटी को सही मायने में सीक्रेट रख पाने का काम कर पाते थे। एंड दिस वाज अ वेरी थॉटफुल एक्ट। तो ये भी एक दर्शाता है कि ये बस एक बंच ऑफ कॉलेज स्टूडेंट नहीं थे कि जिनका आइडियल्स बहुत हाई था और उठा के चल दिए कि पत्थर मार देंगे, गोली मार देंगे, ऑल दैट। बहुत प्लान और स्ट्रक्चर्ड वे में काम हो रहा था। चौथी बात कि ऑर्गेनाइजेशन फैलाया कैसे जाए। कुछ लोगों का ऐसा भी एक्यूजेशन मैंने सुना है कि बोला जाता है कि सावरकर जो थे मोस्टली महाराष्ट्र रीजन में ही सीमित थे, उनकी सारी एक्टिविटीज़ वहीं तक सीमित थी। बट ये जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा दोस्तों कि अभिनव भारत जो था वो डायरेक्टली लिंक्ड था अनुशीलन समिति के साथ और पंजाब में एक्टिव अंडरग्राउंड रिवॉल्यूशनरीज के साथ। और ये लोग साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे थे एक साइमल्टेनियस मास आर्म्ड अपराइजिंग, जिससे डर करके ब्रिटिश भारत छोड़ के भागेंगे। इनका ये जो कोऑर्डिनेशन था वो इतना एफिशिएंट था कि बाद में जब सावरकर जी को जेल होता है और उनका ट्रायल्स चल रहा होता है तो उसमें यही सब चीज़ों को एज अ प्रूफ पेश किया जाता है। तो विच अगेन शोज कि इनका जो रीच था, इनका जो इन्फ्लुएंस था वो बस महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र से बाहर भी काफ़ी हाई लेवल पर कोऑर्डिनेशन चल रहा था। ऑल इन ऑल व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट इन फर्ग्यूसन कॉलेज एंड ही वाज जस्ट 17-18 ईयर्स ओल्ड। अब क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे पहचान सकते हैं? अगर आपसे सिंपल सवाल पूछा जाए कि भाई मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करूंगा या किसी XYZ कंपनी में काम करूंगा, तो आप बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट में। क्यों? क्योंकि उसका रीच बहुत है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत वर्ल्ड रिनाउंड हैं। तो आइए देखते हैं कि अभिनव भारत के अंदर कौन ऐसे लोग थे जो उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने आगे चल के क्या क्या किया। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको अरबिंदो और चिदम्बरम पिल्लई का तो नाम बताया। इसके अलावा बाबा साहब खेर जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पहले CM बने, जीवत राम कृपलानी जो कि आचार्य कृपलानी के नाम से फेमस हुए, और कुंदोमल फिरोदिया जो कि आज़ाद भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन बने। तो दैट गोज ऑन टू शो कि जो सावरकर जी का इन्फ्लुएंस था वो कितना ज़्यादा था कि इतने इस कैलिबर के लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला पाते थे और ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का काम कर पाते थे। अब एक एलिगेशन ये भी लगता है कि सावरकर जी जो थे उनका जो आइडियोलॉजी था वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ था ग्राउंड रियलिटी से। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले अभिनव भारत में ज्वाइन करने से पहले जो एक ओथ पढ़ा जाता था उसका मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनाता हूँ। इट गोज लाइक, without Swaraj our nation cannot rise to the exalted position among committee of nation on the earth. I will fight for my independence and put lotus crown of Swaraj on head of mother India. अब यहाँ गौर करने वाली बात है दोस्तों द यूज ऑफ वर्ड स्वराज, क्योंकि अभी ये ओथ लिया जा रहा है 1901 में, और आज से 5-7 साल बाद भी स्वराज छोड़ दीजिए, कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस को भी ठीक से नहीं मांग पा रही थी ब्रिटिश से। इनफैक्ट उनका पूरा फोकस ही था एक छोटे मोटे प्रेयर पिटीशन करके कुछ छोटे मोटे कस्टमरी रिफॉर्म्स कर लेने का। ब्रिटिश भी ये जानते थे, क्योंकि कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने में उन्होंने सहायता ही इसलिए दी थी ताकि इन छोटे मोटे रिफॉर्म्स के थ्रू वो एक ऐसा फसाड क्रिएट कर सकें कि वो भारत में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो रिफॉर्म इट मेंट नथिंग एज फार एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज कंसर्न। तो ये जो स्वराज्य का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो भी सबसे पहली बार जो दिखने में मिल रहा है इन डॉक्यूमेंट से, वो सावरकर जी के ही ऑर्गेनाइजेशन में दिख रहा है। वो सावरकर जी के द्वारा ही एक कॉइंड और पॉपुलराइज किया जा रहा है, ऐसा देखने में मिल रहा है। एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि ये फैक्ट हम लोग जो कन्वेंशनल हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं उसमें काफ़ी बार छूट जाता है, हम लोग नहीं देख पाते हैं, विच इज़ वेरी सैड। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके पूरे मूवमेंट का, इनका जो सीक्रेट सोसाइटी है वो है रियलिज्म। अब देखिए, लोगों को रिक्रूट कर लेना थ्रू यूज़ ऑफ जिंगोइज्म तो बहुत आसान है, क्योंकि यंग ब्लड है, वो सब लड़ने के लिए आतुर हैं और आप चाहें तो उनको उकसा करके अपने पास बुला सकते हैं। पर जब लोग आते भी थे, लड़के आते भी थे रिक्रूट होने के लिए, तो उनका पहले एक इंटरव्यू लिया जाता था, जहाँ पे सबसे पहले सावरकर उनको ये बताते थे कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो वो उनको एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाते थे, और किसी भी तरीके का एक एस्पिरेशन जो होता है और जो बहुत रोमांटिसाइज होता है आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन के साथ, वैसे यूथ को वो नहीं चाहते थे अपने पास लाने को। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ
बम गोले पिस्तौल की बात नहीं होती थी, वहाँ पे बहुत फोकस होता था किताब पढ़ने पे, स्पेशली बुक्स रिटन बाय रिवॉल्यूशनरी लाइक गैरिबाल्डी, मजीनी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो थिंकर्स थे उनका, साथ ही गीता, उपनिषद इत्यादि, ताकि जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कल्चरली ग्राउंडेड रहें और समझ सकें कि वो रिवॉल्यूशन जो कर रहे हैं उसका पीछे का पर्पस क्या है। एंड दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर बिटवीन एनी आर्म्ड रिवोल्ट एंड रिवॉल्यूशन विज़ावी एक सड़क छाप गुंडा जिसके पास कोई विजन और मिशन नहीं होता सिवाय इसके कि वो सिर्फ अपनी झोली भरना चाहता है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी वेल प्लान्ड थी और काफ़ी डिटेल थी। तो ये लोग हर वीक में एक कॉन्ग्रेगेशन करते थे जहाँ पे ये लोग बैठ करके कुछ जो देश का इतिहास है या फिर उसके जो नायक हैं उसके रिलेटेड बुक्स पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे इन स्मॉल ग्रुप ऑफ 5 to 10 पीपल। साथ ही इंस्ट्रक्शन था कि हर दिन 1 घंटे का व्यायाम करना, which include योग, meditation and normal exercise of jogging and walking etc. ताकि लोग फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहें। He was a poet, तो इसलिए थोड़ा रोमांटिसाइज भी करते थे वो आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस और आज़ादी और स्वराज से, बट मोर और लेस ही वॉज अ रैशनलिस्ट। तो जानते भी थे कि इसको अचीव करने के लिए आपको सर्टन कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है और उस कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया जाता था इस ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे एक्टिविटीज़ के थ्रू। उन्होंने लास्ट डिस्कशन में अपनी छोड़ी थी दोस्तों, वो ये था कि किस तरह से क्रांतिकारी बनना सिर्फ एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता है, उस डिसीजन के पीछे बहुत ज़्यादा फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है, उनका इमोशनल, उनका फिजिकल, उनका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाके एक क्रांतिकारी पैदा होता है। तो यहाँ देखिए कि जो फर्ग्यूसन कॉलेज में सावरकर पढ़ने आ रहे हैं तो उसका पूरा खर्चा उनकी भाभी यानी उनकी वाहिनी उठाती हैं, क्योंकि उनके भैया जो सरकारी डिपार्टमेंट में थे उन्होंने किसी करप्शन एक्टिविटी के अगेंस्ट अपने वॉइस उठाया और उसके लिए उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। उनकी भाभी अपना सारा जेवर बेच देती हैं उनका एडमिशन के लिए और उनके पास रह जाता है सिर्फ एक नाक का नथ, जो कि ट्रेडिशनली बहुत इमोशनल चीज़ होता है महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए, क्योंकि वो उनके मदर की साइड से उनको पास ऑन होते हुए आ रहा था। आफ्टर 1 ईयर वो नथ भी बेच देती हैं टू गिव द फीस ऑफ सावरकर्स एजुकेशन। तो सावरकर इस इंसिडेंट से इतना मूव होते हैं कि जो अभी तक हमने उनका एक पक्ष देखा है ऑफ एन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ऑफ एन ऑर्गेनाइजर, ऑफ एन रिबेल, उनका दूसरा पक्ष देखने को मिलता है जब वो अपने भाभी के लिए एक पोएम लिखते हैं और वो पोएम इट गोज समथिंग लाइक दिस। मातेचा स्मरण होन न दिले श्रीमती वाहिनी वत्सले, तू धैर्य चे मूर्ति माजा वाहिनी माजा स्फूर्ति। इसका मतलब है कि आपने मुझे कभी भी माँ की कमी नहीं होने दी। आपको अगर याद होगा दोस्तों, जस्ट रिकॉलिंग दिस पार्ट, कि इनके जो माता पिता थे उनका देहांत बहुत अर्ली स्टेज में हो गया था और इनके भाभी और भैया ने ही इन्हें पाला था। तो उनके याद में ये पोएम लिखते हैं और कहते हैं कि आपने कभी भी मुझे माँ की कमी नहीं खलने दी और आप ही मेरी रियल स्पिरिट है, रियल स्ट्रेंथ है, एंड आई थैंक यू फॉर जो भी आपने मुझे सपोर्ट किया। तो देखिए किस तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि आप इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके सामने पूरा करियर रखा हुआ है, आप एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद एक जज्बा होता है और ये जो जज्बा होता है ना, यही डिफ्रेंशिएट करता है एक कॉमन आदमी में और एक रिवॉल्यूशनरी में। अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे रिवॉल्यूशनरी के बारे में हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ा और आम इसमें भी हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, मतलब थोड़ा सा वीडियो देख लिया, 5 मिनट का क्लिप देख लिया, बट वी डोंट नो अबाउट देयर लाइफ एंड हिस्ट्री इन डिटेल। तो हमारा इस एपिसोड के थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम आप तक सावरकर जी के बारे में और साथ ही साथ इन्होंने जो पूरी क्रांतिकारी एक मूवमेंट चला था इंडिया में, जो कि विच वॉज रनिंग पैरेलल टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द सो कॉल्ड नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम लोग और डिटेल में चर्चा करें। तो आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो इस ऐसे टॉपिक में इंटरेस्टेड हो। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बिफोर एंडिंग, कोई भी ऐसा रिवॉल्यूशनरी एक्ट आप करते हैं तो साथ में आपको डंडे के लिए भी तैयार रहना होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सावरकर खुद कह रहे हैं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह सावरकर को अपने ज़िंदगी में सबसे पहला डंडा पड़ता है, वो भी उनके अपने ही कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, और वो उसको कैसे झेलते हैं और कैसे उनका स्पिरिट उनसे और बुलंद होता है, ना कि कमज़ोर होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।